नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं सूरज चौधरी आप सभी का स्टडी IQ PCS चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। शुरुआत करते हैं हम लोग आज के सेशन की। और आज के सेशन में हम लोग शुरुआत करते हैं, वैसे तो हम मल्टीपल टॉपिक्स कवर करेंगे लेकिन पहले शुरुआत करेंगे पैरोल और फरलो से। देखिए, अभी कुछ दिनों पहले यानी कि पिछले वर्ष सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक डिसीजन आया और उस डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फरलो एक कैदी का एब्सोल्यूट राइट नहीं है। अधिकार तो है लेकिन ऐसा नहीं कि उसने अगर अप्लाई किया तो उसको फरलो मिलेगा ही मिलेगा। अब इसका अर्थ क्या है, 2 से 3 शब्द आप सुनते हैं, उनको एक-एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले आपने सुना होगा बेल, दूसरा आपने सुना होगा पैरोल और तीसरा शब्द जो इस कैटेगरी में आता है वो आता है फरलो। इन तीनों शब्दों को पहले समझ लेते हैं। बेसिक सा डिफरेंस है। देखिए, अगर बेल की हम बात करें तो बेल हमेशा एक आरोपी व्यक्ति को मिलती है, यानी कि अक्यूज्ड। किसको? अक्यूज्ड को। और अक्यूज्ड का अर्थ क्या होता है कि एक व्यक्ति ऊपर आरोप लगा है, अभी मामला ट्रायल में है, कोर्ट के अंदर चल रहा है, जांच चल रही है, आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं। और जब आरोप सिद्ध हो जाता है तो फिर क्या होता है, वही बन जाता है अपराधी। तो जो अपराधी है, ये अपराधी को मिलते हैं पैरोल और फरलो, और एक आरोपी को मिलती है बेल। बेसिक डिफरेंस क्या है इसको जरा समझ लेते हैं। लेकिन उससे पहले देखिए, दुनिया के अंदर जब क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम फॉलो किए जाते हैं तो वो 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो सिस्टम होता है उसको हम कहते हैं रिफॉर्मेटिव और दूसरा होता है रेट्रिब्यूटिव। रिफॉर्मेटिव सिस्टम का अर्थ बनता है कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो सजा तो उसे मिलेगी, लेकिन यहां पर सजा दिलवाने का अर्थ है कि व्यक्ति के अंदर सुधार लाया जा सके और सुधार ला करके बाद में उसे फिर से समाज के अंदर रखा जाए ताकि वह अपना जीवन जी सके और समाज के अंदर भी कंट्रीब्यूशन कर सके। लेकिन इसी के विपरीत दूसरा एक सिस्टम चलता है जिसे हम लोग कहते हैं रेट्रिब्यूटिव सिस्टम। इस रेट्रिब्यूटिव या रिट्रीब्यूटिव सिस्टम का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि व्यक्ति को पनिशमेंट देना है और ऐसा पनिशमेंट देना है कि उस पनिशमेंट को देख करके बाकी सब लोगों के अंदर डर बैठ जाए कि यार ये अपराध दोबारा नहीं करना है। अब भारत के अंदर कौन सा सिस्टम फॉलो होता है तो आप समझ ही गए होंगे। भारत के अंदर हम लोग फॉलो करते हैं रिफॉर्मेटिव सिस्टम, यानी कि सुधारवादी प्रणाली। इस सुधारवादी प्रणाली के अंदर व्यक्ति के व्यवहार के अंदर बदलाव लेकर के आना है। अब जब आप व्यक्ति के अंदर सुधार की बात करते हो तो सुधार के क्रम में ही उसे पैरोल या फरलो की प्राप्ति होती है। अब सबसे पहला जो कंसेप्ट है उसको देख लीजिए, पैरोल क्या है। पैरोल किस स्थिति में मिलता है? व्यक्ति ने अपराध कर दिया, उसको सजा मिल गई। अब जब सजा मिली है तो सजा मान लीजिए कम समय की है। कितने समय की मान लीजिए? मान लीजिए कि बहुत कम है, 3 वर्ष की उसको सजा मिल गई या 7 वर्ष की सजा मिल गई। एक छोटी अवधि की सजा उसको मिल गई। अब इस छोटी अवधि की सजा के अंदर ऐसा नहीं कि उसको बिल्कुल समाज से काट करके अलग रखना है, जेल के अंदर ही रखना है। कई बार व्यक्ति की नीड होती है, जैसे कि इस अपराधी का कोई घर के अंदर किसी की मृत्यु हो गई, किसी खास परिजन की शादी है या कोई और नेसेसरी काम है जिसके लिए उसका जेल से बाहर आना, अपने परिजनों से मिलना जरूरी है। तो ऐसे केस में स्पेसिफिक केस है ये। इस स्पेसिफिक केस में स्पेसिफिक नीड को देखते हुए कुछ समय के लिए, छोटे समय के लिए उसको बाहर जाने की इजाजत मिल जाती है। इसी को हम लोग पैरोल के नाम से जानते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए याद रखिएगा ये चीज। दूसरी चीज आप इसमें ध्यान रखिएगा कि जब भी पैरोल व्यक्ति को मिलती है तो याद रखना, ये भी उसका ऐसा नहीं कि एक बार अप्लाई कर दिया तो एब्सोल्यूट राइट है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहां पर व्यक्ति के व्यवहार को देखा जाएगा, अपराधी के व्यवहार को देखा जाएगा। अब जेल की अथॉरिटीज को ये विश्वास है कि अगर इसको एक बार हमने छोड़ दिया तो ये भाग जाएगा, या इसका जेल के अंदर ही व्यवहार ठीक नहीं है, आपस में ही लड़ता है, तो यहाँ पर जेल का जो मैनुअल है उसको फॉलो नहीं करता। तो अगर जेल के अंदर डिसिप्लिन नहीं है तो फिर उसको पैरोल नहीं मिलती है। हाँ, पैरोल मिल जाती है तो उसके बाद उसे समय समय पर जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन होता है वहाँ जाकर जैसे भी प्रक्रिया होती है उसके अकॉर्डिंग जाना पड़ता है, हाजिरी लगानी पड़ती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है ताकि अथॉरिटीज़ को पता रहे कि मैं अभी भागा नहीं हूँ। बात समझ में आती है? तो ये होती है पैरोल किसी खास केस में। अब इसके बाद जो हम पढ़ रहे थे फरलो, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया। फरलो क्या होता है? फरलो का अर्थ होता है कि जब किसी व्यक्ति को दीर्घकालीन यानी कि लंबे समय की सजा मिल गई। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि व्यक्ति को 20 वर्ष की सजा मिल गई, तो अब इसे हम दोबारा से ऐसा नहीं कह सकते कि समाज से काट देंगे, बिल्कुल अलग रखेंगे, अलग रख करके बाद में लेकर के आएंगे। अरे मान लीजिए 20 वर्ष तक ये व्यक्ति जेल के अंदर रहा,
तो जब बाद में बाहर आएगा तो समाज तो बदल चुका होगा, और समाज के अंदर जीना ही नहीं सीखेगा ये, तो कैसे काम चलेगा? बात समझ में आ रही है? समाज के अंदर रहकर ना उसके अंदर जीना बहुत जरूरी होता है। तो ये आप समझ लीजिए कि ऐसा उसके साथ हम लोग नहीं कर सकते। तो ऐसे केस में क्या होता है, समय समय पर उसको फरलो यानी कि जेल से छुट्टी भी मिलती है। अब जेल छुट्टी कितने दिन की? ज़्यादातर केसों में होता है कि 14 दिन के लिए छुट्टी मिलती है, लेकिन ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल भी नहीं है, 21 दिन भी हो सकती है। ये किसके द्वारा? जेल के डीआईजी के द्वारा दी जाती है। अब याद रखिएगा यहाँ पर ये भी क्या है, अल्पकालिक है। ये जो छुट्टी मिल रही है ये भी क्या है, शॉर्ट टर्म है, और शॉर्ट टर्म के साथ साथ टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है, याद रखना। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब इसे 14 दिन की छुट्टी जेल से मिलती है तो इसको आप परिहार में यानी कि रेमिशन के अंदर इंक्लूड करेंगे। अब रेमिशन का अर्थ क्या है? यहां पर अर्थ ये बन जाता है कि जब इसको 20 वर्ष की सजा मिली है और 14 दिन का इसको मिलता है फरलो, तो 14 दिन जब वो बाहर रहेगा तो उसको इस 20 वर्ष के अंदर इंक्लूड किया जाएगा, ना कि एक्सक्लूड किया जाएगा। तो इसको रेमिशन के तौर पर, परिहार के तौर पर शामिल करते चलते हैं। अब रेमिशन क्या है, रिप्रीव क्या है, कम्यूटेशन क्या है, ये सब जब मैंने राष्ट्रपति को संदर्भ में वीडियो बनाई थी तो वहां पर सब कुछ ये समझाया था। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट, क्या जब कोई अपराधी फरलो के लिए अप्लाई करता है तो उसको इनकार किया जा सकता है क्या? तो जवाब है बिल्कुल सही। अगर उसकी रिहाई, उसकी छुट्टी समाज के हित में नहीं है, जेल की अथॉरिटीज को विश्वास है कि भाग जाएगा, अपराध कर देगा, ये तो खुद आतंकवादी है, तो अगर ऐसी कोई शंका है तो उसको ये छुट्टी नहीं दी जाएगी। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई भी एब्सोल्यूट राइट नहीं है, अधिकार तो है लेकिन आप उस अधिकार को प्राप्त करने के योग्य भी होने चाहिए। बात समझ में आती है? और अंत में इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है समाज के अंदर उस व्यक्ति को रिहेबिलिटेट करना, पुनर्वास उसका करवा देना। बात समझ में आती है? तो ये पैरोल और फरलो अब समझ लीजिए, पहले क्वेश्चन भी आया था यूपीएससी के अंदर से जुड़ा हुआ। अब जब हम पैरोल या फरलो की बात करते हैं तो क्या इसके लिए भारत के संविधान में कोई जगह है? आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी के अंदर कोई जगह है? तो बता देते हैं, इसके संदर्भ में कोई जगह वहां पर नहीं है, क्योंकि प्रिजन जो है वो राज्य का विषय है। कहाँ का है? प्रिजन राज्य का विषय है। अब राज्य का विषय की क्या संबंध है? अभी इसी लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि भारत के संविधान का जो 7th शेड्यूल है, उस 7th शेड्यूल के अंदर 3 लिस्ट आती हैं, जिनमें से एक लिस्ट होती है स्टेट लिस्ट, यानी कि वे विषय जिनके ऊपर राज्य कानून बनाएगा और कानून बना करके उनको इम्प्लीमेंट भी करवाएगा। ये राज्य की एक्सक्लूसिव पावर होती है, वहीं पर आपका प्रिजन आ जाता है। तो ये राज्य का विषय है। हालांकि इसको लेकर के प्रावधान जो है वो प्रिजनर्स एक्ट 1894 और 1900 में दिए गए हैं। डन। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबसे पहला, क्या फरलो आप समझ लीजिए कि एब्सोल्यूट राइट नहीं है। पैरोल और फरलो में क्या डिफरेंस है ये आपको मैंने समझा दिया। और लास्ट में जाकर क्वेश्चन अगर आ सकता है तो पूछ लेगा कि प्रिजन किस विषय में आता है। किस विषय का मतलब स्टेट लिस्ट के अंदर आता है, यूनियन लिस्ट या फिर कंकरेंट लिस्ट। ये आपको क्लियर कट ध्यान रखना है। इसके बाद चलते हैं आप अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आज की क्लास में। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हम लोग स्पीड बढ़ाएंगे, तो सेकंड टॉपिक आता है अभी अभी आपको पता है कि 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट चल रही है, उसकी सिफारिश चल रही है। तो 15वें वित्त आयोग ने, जो इसके चेयरमैन एनके सिंह साहब हैं, इन्होंने रेकमेंड किया, इन्होंने सिफारिश की है कि हमारे भारत के संविधान में जो 7वीं अनुसूची है, 7th शेड्यूल है, इस 7th शेड्यूल के अंदर बदलाव की आवश्यकता है। क्यों बदलाव की आवश्यकता है? कि जब भारत की आज़ादी के समय पर 7th शेड्यूल बनाया गया तो उस समय पर सर्कमस्टांसेस अलग थे, समय बदला, परिस्थिति बदली और उसके साथ में नीड भी बदल गई। अब आप देखें 2 साल पहले की नीड अलग थी, आज के टाइम पर नीड अलग है। पूरा एनवायरनमेंट ही बदल गया। कोविड-19 ने पूरा का पूरा समाज को बदल के पटक दिया, पूरी व्यवस्थाओं को बदल दिया। तो ऐसे ही करके कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे कि जलवायु परिवर्तन। अगर हम क्लाइमेट चेंज की बात करें तो 1950 के अंदर इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन आज के टाइम पर आप देख सकते हैं कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां पर आप क्लाइमेट चेंज को कैटर ना करते हो। तो इन चीज़ों को देखते हुए, साथ में देश के अंदर जो पैंडेमिक चल रहे हैं उनको देखते हुए एनके सिंह ने कहा है कि आप कंकरेंट लिस्ट के आप अब हमारी 7th शेड्यूल यानी कि 7वीं अनुसूची के अंदर बदलाव कर दीजिए। ये सिफारिश उन्होंने दी है, ठीक है। अब ये 7वीं अनुसूची का, इसको जरा देख लीजिए। 7th शेड्यूल की चर्चा भारत के संविधान के आर्टिकल 246 में है। अब इसके अंदर है क्या? इस 7th शेड्यूल में हमें 3 प्रकार की लिस्ट दिखाई देती है, 3 प्रकार की लिस्ट मिलती है। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला आता है यूनियन लिस्ट, जिसे हम संघीय सूची कहते हैं। दूसरा आता है
स्टेट लिस्ट जिसे हम राज्य सूची कहते हैं, और उसके बाद तीसरा आता है कनकरेंट लिस्ट जिसे हम लोग समवर्ती सूची कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, यूनियन लिस्ट के अंदर वे सभी सब्जेक्ट्स आएंगे जिन पर कानून बनाने की एक्सक्लूसिव का मतलब कोई और इन विषय पर कानून नहीं बना सकता। कौन बनाएगा? ये कानून बनाने की शक्ति दी गई है भारत की संसद को। ये वो मामले हैं जो पूरे देश के लिए इंपॉर्टेंट है। राज्यों का, एक इंडिविजुअल राज्य का इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, सबका कलेक्टिव इंटरेस्ट है। उदाहरण के तौर पर भारत की रक्षा, डिफेंस की बात करें, अगर पाकिस्तान राजस्थान के बॉर्डर पर आक्रमण कर देता है तो क्या वो राजस्थान के ऊपर आक्रमण है? जवाब है नहीं, वो तो पूरे भारत के ऊपर आक्रमण है। तो ऐसे विषयों को कहां पर रखा गया है? ऐसे विषयों को रखा गया है यूनियन लिस्ट के अंदर, जिनकी संख्या अगर हम वर्तमान में देखें तो वर्तमान में इनकी संख्या 100 हो जाती है। दूसरी लिस्ट इसी 7th शेड्यूल के अंदर आती है स्टेट लिस्ट, जहां पर अगर हम विषयों की बात करें तो 61 सब्जेक्ट्स इसके अंदर हैं, यानी कि 61 विषय। जैसे कि प्रिजन मैंने भी आपको बताया था, प्रिजन कहां पर है? इसी स्टेट लिस्ट के अंदर है। और इसीलिए आप ये भी देखेंगे कि जितने भी राज्य हैं, जैसे कि हरियाणा आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, इन सभी जिलों का, इन सभी राज्यों का आप जेल मैनुअल उठाइए और उस जेल मैनुअल को आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस उनके अंदर देखने को मिल जाता है, क्योंकि हर राज्य अपने हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपना मैनुअल बनाता है। तो ये राज्य के विषय हैं। अब कुछ विषय ऐसे होते हैं जो केंद्र और राज्य दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उनको समवर्ती सूची के अंदर रखा गया है, जिनकी संख्या आज के टाइम पर 52 है। यानी कि ये वो विषय हैं जिन पर केंद्र के द्वारा भारत की संसद और राज्य भी कानून बना सकते हैं। वैसे इनकी संख्या की शुरुआत में बात करें तो शुरुआत में इनकी संख्या 47 हुआ करती थी और इनकी संख्या 66 हुआ करती थी, लेकिन 42nd अमेंडमेंट आया, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 5 विषयों को ट्रांसफर करते हुए यहां पर कंकर्ड लिस्ट में रख दिया गया। जैसे कि आज के टाइम पर अगर हम एजुकेशन को देखें, शिक्षा जो है वो पहले राज्य का विषय हुआ करता था, आज के टाइम पर ये समवर्ती सूची है, केंद्र और राज्य दोनों इस पर कानून बना सकते हैं। इसके साथ साथ फॉरेस्ट, वन की बात करेंगे तो वन भी क्या है भाई? वन भी आज के टाइम पर समवर्ती सूची का विषय है। और जब वन की बात कर रहे हैं तो वन के साथ में वन्य प्राणी और साथ में वन्य पक्षी, ये भी पहले राज्य का विषय थे, अब ये समवर्ती सूची का विषय है। इनके साथ साथ अगर हम आगे चलें, तीसरे विषय के साथ अगर हम आगे चलें तो यहीं पर आपने सुना होगा बाट एवं माप, बाट एवं माप, वेट एंड मेजरमेंट, ये भी समवर्ती सूची का विषय है। इसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, अंतिम विषय आता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ये 5वां विषय है जो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कंकरेंट लिस्ट के अंदर आ जाता है। ये तो मैंने छोटा सा डिवीजन बता दिया आपको। अब जरा इसमें आगे चलते हैं कि आखिरकार इन विषयों को इस प्रकार से बांटने की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ तो आज़ादी के साथ साथ देश के अंदर बंटवारा हुआ। बंटवारा धर्म के आधार पर पाकिस्तान और इधर रह गया हिंदुस्तान, यानी कि हमारा भारत। तो इस प्रकार की कोई कम्युनल जो चीज़ें हैं वो आगे ना बढ़े, ऐसी भावनाओं को दबाने के लिए, देश के अंदर शांति रहे, हार्मनी रहे, तो इसके लिए तय किया गया कि हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सेंटर होना चाहिए, मजबूत केंद्र की जरूरत थी। तो देश की एकता एवं अखंडता को बनाए रखने के लिए हमने क्या किया? मजबूत केंद्र रखा और मजबूत केंद्र के साथ साथ राज्यों को बनाया, और जब राज्य बनाए तो उनको हमने शक्तियां भी दी। तो पहला कारण तो ये बनता है। दूसरा, यहाँ पर बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। हम सभी राज्यों को उठा करके देखें तो कहीं पर तो मिनरल्स ज़्यादा हैं, कहीं पर कोई और रिसोर्स ज़्यादा हैं, तो अगर हम उनको उन्हीं के साथ छोड़ देंगे तो क्या होगा? एक ही जगह पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो जाएगा। तो देश के अंदर हम कहते हैं जस्टिस लेकर के आएंगे, लिबर्टी लाएंगे, इक्वालिटी लाएंगे, तो जब आर्थिक समानता नहीं होगी तो कैसी समानता लेकर के आ पाएंगे? तो इसलिए ताकि देश के अंदर बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ हो, यहाँ पर हमने 7th शेड्यूल के अंदर विषयों को बांट दिया। और लास्ट में हमने ये तय किया कि अगर हम विषयों को बांट रहे हैं तो राज्यों को हम क्या देंगे? ऑटोनॉमी तो देंगे ही देंगे, और साथ में ये भावना लेकर के चलेंगे
कि सभी राज्य साथ मिलकर के काम करें। तो इस प्रकार से 7वीं अनुसूची की हमको आवश्यकता पड़ गई। अब आज के टाइम पर इसमें सुधार की आवश्यकता है, रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। क्यों भाई, आप जीवन को ही देख लीजिए। जब आप छोटे बालक थे तो अलग तरीके से चलते थे। आज के टाइम पर आपकी नीड अलग है, तो उसके अकॉर्डिंग व्यक्ति को बदलना पड़ता है। तो 1950 में देश की आवश्यकताएं अलग थी, आज के टाइम पर आवश्यकताएं अलग है। तो 7th शेड्यूल के अंदर बदलाव की आवश्यकता पड़ जाएगी। जैसे कि सबसे पहले देखते हैं कि राज्यों के द्वारा ये डिमांड की गई है बार बार कि हमको और ऑटोनॉमी चाहिए। जैसे कि अगर हम भारत की आज़ादी की बात करें तो शुरुआत में कोई दिक्कत नहीं थी। कारण क्या था, केंद्र में भी एक ही पार्टी कांग्रेस पार्टी और राज्यों के अंदर भी एक ही पार्टी थी। तो जो ऊपर से कमान कहते थे वही नीचे चलता था। लेकिन धीरे धीरे जब हमारी पॉलिटी और साथ में पॉलिटिक्स डाइवर्स हुई, मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी आई, तो वहां पर एक मतभेद राज्यों और केंद्र के बीच में देखने को मिला। और जब ये मतभेद देखने को मिला तो कई बार राज्यों ने भी क्या है अपने यहाँ पर कमेटी बनी, जैसे राजमंडल कमेटी बिठाई गई। उसी प्रकार से आनंदपुर साहिब का रेजोल्यूशन है, केंद्र राज्य के संबंध को लेकर के आता है। तो राज्यों ने क्या किया, बार बार एक कहा कि हम अपने आप को स्वायत्त तरीके से चलाना चाहते हैं। स्वायत्त तरीके से चलाने का मतलब है कि हम अपने विषय पर अपने आप को हैंडल करेंगे, आप इसके अंदर कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो राज्यों ने क्या कहा, राज्यों ने कहा हमको ज्यादा ऑटोनॉमी चाहिए। अब ये क्यों कहना पड़ा, आप समय समय पर देखेंगे कि कई बार क्या होता है, पार्लियामेंट राज्यों के क्षेत्र में जाकर के काम कर देती है। जैसे कि यहीं पर भारत के संविधान का आर्टिकल 249 ये कहता है, ध्यान सुनेगा, आर्टिकल 249 कहता है कि यदि देश की संसद को लगता है और वहां पर भी राज्यसभा को लगता है कि कोई विषय ऐसा है जिस पर देश की संसद को कानून बनाना चाहिए, और विषय कौन से वाला है, यह है स्टेट लिस्ट वाला। अभी मैंने क्या कहा था आपसे, मैंने कहा था स्टेट लिस्ट के विषय किसके अंदर आते हैं, राज्य के अंदर आते हैं। लेकिन 249 कहता है कि यदि कोई आवश्यकता ऐसी है, अर्जेंसी ऐसी है, तो वहां पर अगर 2/3 के बहुमत से राज्यसभा प्रस्ताव पारित कर रही तो संसद इन विषयों पर भी कानून बना सकती है। तो ये क्या है, एक प्रकार से स्टेट की ऑटोनॉमी पर इन्वेजन है। हालांकि वो बात अलग है कि देश के फेडरल स्ट्रक्चर में आज के टाइम पर इसकी आवश्यकता पड़ जाती है। तो इन चीजों को देखते हुए राज्यों ने क्या किया, भाई आप हमको स्वायत्तता दीजिए। अब एक तो एग्जाम्पल मैंने आपको यही दिया था कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा देश की संसद ने 5 विषयों को कंकरेंट लिस्ट के अंदर रख दिया। बात समझ रहे हैं आप। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो समय समय पर हमको क्या चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन चाहिए, यानी कि विकेंद्रीकरण करना जरूरी है। भाई देखो, देश का विकास अगर आपको करना है तो सत्ता को एक जगह पर रख करके आप देश का विकास नहीं कर सकते। तो विकेंद्रीकरण करना है। जैसे कि हम भारत के संविधान में देखते हैं तो 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा विकेंद्रीकरण किया गया, लोकल बॉडीज क्रिएट की गई, पंचायती राज और साथ में नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता दी गई। परंतु वो कितना सक्सेसफुल है, कितना डेवोल्यूशन आपने किया, तो उसके संदर्भ में उसके साथ साथ आज के टाइम पर गवर्नेंस की जो जरूरत है, जो शासन की बदलाव, शासन की बात करें तो शासन 1950 का अलग था, 60 का अलग था, आज के समय पर अलग है। तो इन चीजों को देखते हुए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर बदलाव की आवश्यकता है। अब ये मैं नहीं कह रहा, यहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा जो आयोग बिठाए गए समय समय पर, जैसे कि रंजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में एक आयोग बिठाया गया जिसको हम क्या कहते हैं, सरकारिया आयोग, सरकारिया कमीशन। 1983 से लेकर के 87 का इसका कार्यकाल था। केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंध है उनकी इन्होंने समीक्षा की, और समीक्षा करते हुए जो केंद्र के राज्य के बीच संबंध अगर देखते हैं तो वैसे इनको आप ब्रॉडली 2 से 3 भागों में बांट देते हैं। जैसे कि सबसे पहला आता है लेजिस्लेटिव रिलेशन, विधायी संबंध, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, प्रशासनिक संबंध, फिर आता है फाइनेंशियल रिलेशनशिप यानी कि वित्तीय संबंध। तो जो पहला पार्ट है विधायी संबंधों को लेकर के एक अलग से चैप्टर इस पूरी आयोग ने बनाया, और बना करके उसमें कुछ रिकमेंडेशन थी, जहां पर इस विषय से संबंधित क्या रिकमेंडेशन थी। सरकारी आयोग कहता है कि देखिए, जब आप रेजिडुअरी पार्स की बात करते हैं, ये रेजिडुअरी पार क्या है इसको जरा समझिए। देखिए, जो विषय यहां पर हैं वो तो हो गए किसमें, यूनियन लिस्ट में केंद्र कानून बनाएगा, संसद कानून बनाएगी। जो राज्यों को दिए गए हैं वहां पर राज्य कानून बनाएगा, और कुछ विषय ऐसे हैं जो यहां पर हैं उन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाएंगे। लेकिन कुछ विषय ऐसे भी तो होंगे जो ना यहां पर है, ना यहां पर है, ना यहां पर है, क्योंकि वो समय समय के साथ निकल करके आते हैं। जैसे कि आज के टाइम पर अगर हम साइबर सिक्योरिटी की बात करें तो आज के टाइम पर तो संभव है, क्योंकि कंप्यूटर है, नेटवर्क है, और वहीं पर बहुत सारी समस्याएं भी हैं। लेकिन क्या 1950 के अंदर कंप्यूटर था? नहीं था, तो साइबर लॉ की आवश्यकता भी नहीं थी। तो जो विषय यहां पर नहीं दिए गए हैं, यानी कि समय के साथ उपज करके आते हैं, उनको आप क्या कहते हैं, रेजिडुअरी पार्स। तो ये रेजिडुअरी पार्स किसको दी गई है? आज का जो सिनेरियो है,
आज के सिनेरियो में शक्ति केंद्र के पास है, लेकिन रणजीत सिंह सरकारिया कहते हैं कि ये जो शक्ति है आपको किसको देनी है, ये शक्ति आपको राज्यों को दे देनी है। वैसे ही फेडरल स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया था, 2 बजे वाला शो आप देखते हो ना, 2 बजे वाले शो में यानी कि फ्राइडे को मैं आपके साथ आता हूँ, यहाँ पर इंडियन पॉलिटी का डिटेल्ड लेक्चर देता हूँ। और मैंने आपसे कहा भी था क्या कि भारत के अंदर हम जो सिस्टम फॉलो करते हैं वो एक फेडरल सिस्टम फॉलो करते हैं। स्ट्रक्चर में तो वो फेडरल है, लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखेंगे तो वो यूनिटरी है, ठीक है। तो वहां पर रेजिडुअरी पार्ट्स की मैंने आपसे चर्चा जरूर की थी, तो उसी पर आगे चलते हैं। यहाँ पर तो आर्य सरकारिया कहते हैं कि ये शक्ति आप किसको दे दिए, ये शक्ति आप जो है राज्यों को दे दीजिए। अब इसके साथ साथ यहाँ पर एक बात और कही गई कंकरेंट लिस्ट को लेकर के कि कंकरेंट लिस्ट पर देश की संसद कानून बना सकती है। बिल्कुल बना सकती है भाई, केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। और जब इन दोनों के द्वारा बनाए गए कानून के अंदर कोई टकराव है, कोई मतभेद है, तो ऐसे केस में संसद का जो बनाया गया कानून है उसको मिलती है वरीयता और राज्य कानून नीचे रह जाता है। तो यहां पर सरकारी आयोग कहता है कि जब भी कंकरेंट लिस्ट के ऊपर संसद कानून बनाती है तो ऐसे में वो राज्यों से कंसल्ट जरूर कर ले, ये रिकमेंडेशन दी गई। इसके साथ साथ केंद्र अपनी लिमिट्स भी तय करे कि कंकरेंट लिस्ट पर वो काम करना चाहते तो कितनी लिमिट तक वो काम करेगी। ये सारी चीजें बिल्कुल क्लियर कट तरीके से आपको बतानी है, तो ये आयोग कहता है। इसके साथ ही केंद्र और राज्यों की संबंध को देखते हुए इनको सुधारते हुए, क्योंकि देखिए सरकारी आयोग 1987 में अपनी रिपोर्ट देता है, अब बहुत लंबा समय हो गया तो फिर से इसकी समीक्षा की जाती है। तो MM पुंछी, मदन मोहन पुंछी जो भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, उनकी अध्यक्षता में फिर से आयोग बनाया जाता है और आयोग बना करके फिर से इसकी समीक्षा होती है। तो बाकी तो रिपोर्ट तो बहुत लंबी थी, उसमें से जो हमारे इस सब्जेक्ट का विषय है उसको जरा एक बार देख लेते हैं। यहां पर आयोग क्या कहता है, आयोग कहता है कि जो विषय नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं उनको आप कहां रख दीजिए, कंकरेंट लिस्ट में ट्रांसफर कर दीजिए। और उसके बाद जब भी कंकरेंट लिस्ट पर संसद काम करेगी तो उसको लेकर के एक ऐसा इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाइए कि वह राज्यों से कंसल्ट करे ही करे। इसके साथ साथ जब भी रेजिडुअरी पार्ट्स का इस्तेमाल किया जाए, यानी कि अवशिष्ट शक्तियों का इस्तेमाल किया जाए, तो वो बहुत कम होना चाहिए। और ये जो विषय आपने 1950 के अंदर फिट किए थे, इनका समय समय पर आपको रिव्यू करना पड़ेगा, क्योंकि उस समय की आवश्यकताएं अलग थी, आज की आवश्यकताएं अलग थी। तो ये पुंछी आयोग भी कहता है। बात समझाती है। अभी छोटा सा जानकारी आपके लिए, ये है इंडियन ज्योग्राफी की पुस्तक। अगर आप इसको देख रहे हैं, यहाँ पर कवर देख पा रहे हो, स्टडी IQ ने अभी भी इसको लॉन्च किया है, पहले उससे पहले भी एक पुस्तक लॉन्च की थी। और अगर इसका फीचर्स आप देखना चाहें तो जैसे कि आप, सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि बच्चों को ये पता नहीं होता कि पेपर के अंदर क्या आना है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, उस पर ध्यान नहीं देता। और जो बच्चा इस पर ध्यान नहीं देता उसका कभी पेपर क्लियर नहीं होता। यहां पर ऐसे बहुत सारे फीचर्स, जैसे कि हर चैप्टर के बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसका एक्सप्लेनेशन, साथ में आपको बढ़िया तरीके से समझाए जाने के लिए प्रॉपर मैप बनाए गए हैं। तो ये सारे फीचर के साथ ये पुस्तक जो है वो लॉन्च की गई है। अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो भाई ये फ्लिपकार्ट और अमेजोन पर जा करके आप इसको अभी ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। ये छोटी सी जानकारी आपके लिए थी। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर चर्चा क्या थी कि NK सिंह जो वित्त आयोग के चेयरमैन है, उन्होंने ये बात कही। अब ये वित्त आयोग क्या है इसको जरा समझ लीजिए। देखिए, वित्त आयोग को लेकर के चर्चा भारत के संविधान के आर्टिकल 280 में है। यहां पर आर्टिकल 280 कहता है, ध्यान सुनिएगा, कि भारत के राष्ट्रपति हर 5 वर्ष के अंदर एक वित्त आयोग का गठन करेंगे। और वित्त आयोग का गठन क्यों करेंगे, उसके फंक्शन तो मैं अभी आपको समझाऊंगा, लेकिन इसके अगर कॉम्पोजिशन को देखें, अगर वित्त आयोग के कॉम्पोजिशन को देखें तो यहां पर 1+4, यानी कि एक तो वित्त आयोग के अंदर होगा अध्यक्ष। अध्यक्ष कौन होगा, अध्यक्ष एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसको सार्वजनिक मामलों के अंदर विशेष अनुभव हो, कोई पुराना सिविल सर्वेंट ले लिया तो ऐसा, तो यहाँ पर एक अध्यक्ष होगा। इसके साथ साथ 4 सदस्य और होंगे। 4 सदस्य कौन कौन, इनमें से पहला व्यक्ति ऐसा होगा जो कम से कम सुप्रीम कोर्ट, कम से कम हाई कोर्ट का जज हो या ऐसी उसके अंदर योग्यता हो कि हाई कोर्ट का जज वो बन सके। अब आप मुझे बताइए कि हाई कोर्ट के जज की जो क्वालिफिकेशंस हैं, वो क्वालिफिकेशंस भारत के संविधान के कौन से आर्टिकल के अंदर दी गई है। ये पहले सदस्य की बात है। दूसरा सदस्य यहां पर ऐसा होगा जिसके पास सरकार के फाइनेंस और अकाउंट, वित्त और खातों को लेकर के विशेष ज्ञान है, उसको यहां पर रखा जाएगा। और तीसरा व्यक्ति ऐसा होगा
जिसको वित्तीय मामलों में और प्रशासन के अंदर एक अनुभव है, और चौथा जिसको अर्थशास्त्र का अनुभव है। ऐसे करके इस आयोग का गठन किया जाएगा। इसकी और कोई क्वालिफिकेशंस हो तो उसको लेकर के कानून बनाने की शक्ति देश की संसद के पास है, वो चाहे तो उसको कानून बना सकती है। काम क्या है, हर 5 वर्ष में राष्ट्रपति ये आयोग क्यों बनाएंगे। जैसे पहला जो आयोग बनाया गया था उसके अंदर केसी नियोगी को अध्यक्ष बनाया गया था। आज के टाइम की बात करें तो 15वां वित्त आयोग एनके सिंह की अध्यक्षता में बनाया गया। अब यहां पर काम क्या दिया गया है, सबसे पहला काम दिया गया है कि देखिए जब भी देश के अंदर आप रेवेन्यू की बात करते हैं, टैक्सेस की बात करते हैं, तो यहां पर एक शब्द लिखा हुआ है नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस। क्या होता है कि सरकार विभिन्न प्रकार के टैक्स लगाती है, टैक्स रिसीव कर लिया। अब जो टैक्स रिसीव किया है इसके साथ साथ सरकार को बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं, जैसे कि प्रशासन चला रहे हैं तो उन अधिकारियों को सैलरी देनी है, पूरा इंफ्रा डेवलप कर रहे हैं उसमें भी खर्चा करना है। तो जो पैसा आ रहा है उसमें से खर्चों को काट दो तो ये होती है नेट प्रोसीड ऑफ टैक्सेस। ठीक है, अब ये जो पैसा बच गया है इसका डिवीजन केंद्र और राज्य के मध्य कैसे होगा, बाकी जो राज्य उनके मध्य कैसे होगा, उसका सिद्धांत कौन देता है, उसका सिद्धांत ये फाइनेंस कमीशन देता है। इसके साथ साथ सेकंड, ग्रांट्स इन एड, आर्टिकल 275 आप पढ़ेंगे, राज्यों को अनुदान की बात होती है। अनुदान दो प्रकार के होते हैं, एक स्टैट्यूटरी होता है, दूसरा ग्रांटेड है। ठीक है, अब ये जो हम अनुदान की बात करते हैं, इन अनुदानों का सिद्धांत क्या होगा। ऐसा तो नहीं है कि केंद्र में बैठी हुई एक पार्टी, जैसे आज के टाइम में भारतीय जनता पार्टी है, तो ऐसा तो नहीं कि जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उन राज्यों को ज्यादा पैसा दे दो बाकी को दो ही मत। तो उसका सिद्धांत क्या होगा, उसका सिद्धांत ये तय करनी, क्योंकि वहां पर पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके बात होती है। अल्टीमेट गोल क्या है, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है देश का विकास कर देना। तीसरा काम है, देश के अंदर जैसे हर 5 साल में भारत के राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करते हैं, उसी प्रकार से हर राज्य के अंदर हर 5 साल में राज्य के राज्यपाल भी वित्त आयोग का गठन करते हैं। अब इस वित्त आयोग का काम क्या है, जो राज्य के अंदर गठित होता है, इसका काम है कि वहां पर जो लोकल बॉडीज हैं, यानी कि पंचायती राज की संस्थाएं और साथ में नगर पालिकाएं, इनको वित्तीय रूप से मजबूत बना सके, तो उसके संबंध में रिकमेंडेशन देना, और उन्हीं रिकमेंडेशन को ध्यान में रखते हुए यहां पर वित्त आयोग क्या करता है, ये भी सिफारिश करता है कि किस प्रकार से हम ज्यादा से ज्यादा वित्तीय सुदृढ़ बना सकते हैं, मजबूत बना सकते हैं हमारे लोकल बॉडीज को। ये तो 3 काम है। चौथा काम, कोई और भी काम जो वित्तीय नेचर का है, भारत के राष्ट्रपति अगर इसको सौंपते हैं तो ये काम कर दिया जाता है किसके द्वारा, हमारे वित्त आयोग के द्वारा, फाइनेंस कमीशन के द्वारा। अब फाइनेंस कमीशन जो रिकमेंडेशन देता है, तो क्वेश्चन ये आता है, ध्यान रखना, कि क्या ये रिकमेंडेशंस हमारी सरकार के ऊपर, भारत सरकार के ऊपर बाध्यकारी हैं, बाइंडिंग है। तो याद रखना ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है, दे आर एडवाइजरी इन नेचर। मतलब यह है कि केंद्र की सरकार को अच्छा लगता है तो वो इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, नहीं अच्छा लगा तो नहीं एक्सेप्ट करेंगे, सीधी सी बात है भाई। ठीक है, ये होता है। साथ में अगर हम इस बॉडी की बात करें तो एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है, यानी कि अर्ध न्यायिक संस्था के तौर पर काम करती है। तो 3 टॉपिक हमने आज की क्लास में कवर किए। अब चलते हैं अपने आज के एमसीक्यू का। पहला एमसीक्यू क्या कहता है, पहला क्वेश्चन हमसे कहता है कि इनमें से कौन सा ऐसा विषय है जो राज्य सूची के अंतर्गत आता है, स्टेट लिस्ट के अंदर आता है। 4 अपने पास ऑप्शन है। सबसे पहला पब्लिक हेल्थ, सार्वजनिक स्वास्थ्य है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोविड-19 बहुत बड़ी महामारी रही, ठीक है, तो इस पर ये किसका विषय रहेगा, राज्य का रहेगा, केंद्र का रहेगा, संवर्ती सूची का रहेगा। फिर आता है बिजली, इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद मैरिज एंड डाइवोर्स, शादी विवाह तलाक, और चौथा ऑप्शन बैंकिंग। तो कौन से इसमें से ऐसे विषय हैं जो स्टेट लिस्ट के अंदर आते हैं, पहला क्वेश्चन अपना ये है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेशन हैज बीन मेंशन्ड इन। केंद्र और राज्य विधान का क्षेत्रीय विस्तार, यानी कि देश की संसद के द्वारा बनाया गया कानून जो है उसकी सीमा कहां तक रहेगी, कहां कहां तक वो इंप्लीमेंट होगा। उसी प्रकार से राज्य के विधानमंडल के द्वारा बनाया गया कानून, मान लीजिए उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर विधानमंडल है, ये कानून बनाएगा, ये कहां पे लागू होगा, केवल उत्तर प्रदेश में लागू होगा, या दिल्ली में भी लागू हो सकता है, या फिर पंजाब के अंदर भी लागू हो सकता है। तो ये जो टेरिटोरियल एक्सटेंट दिया गया है, ये जो क्षेत्र विस्तार दिया गया है, ये कौन से आर्टिकल में दिया गया है। यहाँ पर 4 आर्टिकल अपने पास है, तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है इनका सही आंसर क्या है। अब चलते हैं लास्ट क्लास में पूछे गए आपसे 2 क्वेश्चंस का उत्तर जानने का। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, कहा था कि 2 स्टेटमेंट दी गई हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सी सही है।
सबसे पहले कहता है कि देखिए शुरुआत में जब भारत का चुनाव आयोग आया तो वो एक सिंगल मेंबर बॉडी था, बाद में उसको मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया गया। तो कहता है कि क्या इसे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया था? जवाब है नहीं, इसको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा नहीं बनाया गया था। इसको कब बनाया गया था? इसको पहली बार तब बनाया गया था जब देश के अंदर हमारी वोटिंग एज 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष कर दी गई थी। अब आपको कमेंट बॉक्स में यह भी बताना है कि कौन से अमेंडमेंट के द्वारा हमारी वोटिंग एज 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी। तो उस समय पर पहली बार ये हुआ था कि भाई आयोग का काम बढ़ जाएगा तो इसको मल्टी मेंबर बना दो, लेकिन फिर से तब्दीली हुई थी अगले ही वर्ष और फिर से सिंगल मेंबर बॉडी बना दिया गया था। फाइनली 1993 से आज का प्रारूप चलता है, यानी कि आज जो मल्टी मेंबर बॉडी आप देखते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, ये अक्टूबर 1993 से है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भारत के राष्ट्रपति हटा सकते हैं? जवाब है नहीं, भारत के राष्ट्रपति हटाएंगे जरूर, लेकिन ये स्टेटमेंट अधूरी है। हटाएंगे कब? जब देश की संसद कहेगी, और देश की संसद कब कहेगी? जब उसे सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर के तरीके से हटाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। दूसरी स्टेटमेंट इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि यहाँ पर भी दो स्टेटमेंट है। सबसे पहले कहता है कि भारत के संविधान के अंदर जो हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ठीक है, हमारा जो मुख्य चुनाव आयुक्त है, इसको हटाने का तरीका बिल्कुल वही है जो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का तरीका है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की तरीके की चर्चा भारत के संविधान के आर्टिकल 124 में दी गई है, और यहां पर चर्चा करते हुए भारत का संविधान कहता है कि प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, इसके आधार पर हम सुप्रीम कोर्ट के जज को हटा सकते हैं। लेकिन इसके संबंध में पहले उसको सूचना देनी पड़ेगी कि भाई हम आपको हटाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अंदर आता है कि किसी व्यक्ति पर आरोप लगाए तो उसको पहले अपनी सफाई का मौका दो, और निष्पक्ष सुनवाई होनी चाहिए। जहां पर सुनवाई निष्पक्ष नहीं है तो सुनवाई करवाने का मतलब ही कुछ नहीं बनता, चाहे वो समाज की बात हो, चाहे वो हमारी कानून व्यवस्था की बात हो। तो उसको पहले मौका दिया जाना चाहिए निष्पक्ष तरीके से सुनवाई करने का। उस नोटिस के बाद देश के अंदर लोकसभा या राज्यसभा कहीं पर भी प्रस्ताव लाया जा सकता है। लोकसभा के अंदर प्रस्ताव लाना है तो प्रस्ताव लाते समय कम से कम 100 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए, ये प्रस्ताव लाते समय है। ऐसे ही अगर राज्यसभा से इनिशिएट करना है तो वहां पर राज्यसभा के कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। और इसके बावजूद भी यहाँ पर बात क्या होती है, यहाँ पर फिर लोकसभा के क्षेत्र में स्पीकर और राज्यसभा में सभापति, इनका अधिकार होता है, चाहे तो प्रपोजल को रिजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद चर्चा होती है, फिर पूरा प्रोसेस चलने के बाद अगर इसे विशेष बहुमत से पारित कर दिया जाता है तो विशेष बहुमत से पारित करने के बाद मान लिया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट का जज जो है वो अपने ऑफिस से बाहर है। हालांकि भारत के संविधान के अंदर कभी भी आज तक किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को अब तक इस प्रकार से नहीं हटाया गया है। एक बार वी रामास्वामी के खिलाफ भी प्रस्ताव लाया भी गया था, आरोप भी सिद्ध हो गए थे, लेकिन उस समय पर वो पार्टी, एक कांग्रेस पार्टी वॉकआउट कर गई थी, तो जो पूरा प्रोसेस है वो फॉलो नहीं हो पाया था, कहने का मतलब कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज, आज तक किसी भी जज को इस प्रकार से नहीं हटाया गया है। तो ये पूरा जो प्रोसेस है, यही प्रोसेस चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए फॉलो होता है। तो ये बिल्कुल सही है कि इसको हम कैसे हटा सकते हैं, इसको सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह पर हटा सकते हैं। दूसरा क्या कहता है कि इसको सिंपल मेजोरिटी से हटा सकते हैं। भैया ये हो जाता है गलत, ठीक है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या रहेगा? ओनली 1, ये हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो अब अगर आपकी कोई चिंता है, कोई दुख है, दर्द है, तो आप यहाँ पर मतलब कोई क्वेश्चन मुझसे पूछना चाहते हैं तो यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस एट दिस एड्रेस, ठीक है। ये मेरा सोशल मीडिया हैंडल्स है। इसके बाद आज की इस क्लास को समाप्त करने का समय आ गया है। अब कहने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है भाई। चलिए, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच, बाय बाय, धन्यवाद।